डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी साहब, अब आप सुन रहे थे जी। प्रदीप भाई ने भी जो आनंद रतन सिंह साहब ने भी जो कहा, और मुझे एक बात बड़ी जो है ना वो उसमें एक पॉइंट मुझे बड़ा वो लगा कि संजय सिंह एक ऐसी कड़ी है आम आदमी पार्टी की जो कि सभी पार्टियों से उसका जो उनका सामंजस्य है वो बहुत बेहतर है। उतना शायद जो है वो किसी और का नहीं है आम आदमी पार्टी में। तो ये जब इंडिया अलायंस की बात है तो उसमें भी जो है वो अगर बाहर होते तो जिस तरह से एक कोऑर्डिनेशन बना रहता आम आदमी पार्टी का और इंडिया अलायंस का, वो शायद उतना नहीं बना रहता, उतना नहीं बन पाएगा अगर ये अंदर है तो आप कैसे देखते हैं? आप ये तो हम दोनों विद्वानों तो अपनी बात कही, आप क्या सोच रहे हैं? दो कारण मुझे लगते हैं। एक कारण तो यह है कि संजय सिंह बहुत ज्यादा मुखर नेता हैं। एक तो बहुत अच्छे कोऑर्डिनेट कर रहे थे वो आम आदमी पार्टी का इंडिया अलायंस के साथ, और दूसरी बात यह कि वो जितना मुखर होकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अडानी के खिलाफ संसद में और बाहर बोलते थे, उतना बोलने वाला कोई नहीं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में थे, उन्होंने बड़े जोर शोर से कहा और डंके की चोट पर कहा। एक तो वो गारंटी देते हर चीज की कि मैं हर गारंटी की गारंटी हूं, और आज उन्होंने कहा कि मैं आपसे वादा करता हूं कि किसी भी भ्रष्ट आदमी को कांग्रेस में नहीं रहने दूंगा या दूसरी पार्टी में नहीं रहने दूंगा। यानी अगर वो बीजेपी में आ जाएंगे तो उस व्यक्ति को हम मान्य कर देंगे कि ठीक है भाई, ये तो भ्रष्ट आदमी नहीं है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी मध्य प्रदेश में थी, मोहन खेड़ा में। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल में 250 बड़े घोटाले हुए, लेकिन ईडी के नक्शे में मध्य प्रदेश भारत का अंग नहीं है। मतलब भारत का विलय मध्य प्रदेश का विलय भारत में नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश अलग कोई देश है, क्योंकि यहाँ ईडी वालों की निगाहें नहीं जाती। तो संजय सिंह जितने मुखर होकर बोलते थे, उन्हें उनकी मुखरता को रोकने की कोशिश की गई है, यह बात बिल्कुल सही है। और बीजेपी की यही नीति है कि ऐसे लोगों को निशाना बनाया जाए जो इंडिया अलायंस को मजबूत करने में लगे हैं। ऐसे लोगों को निशाना बनाया जाए जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ या अडानी अंबानी के खिलाफ कोई बात बोलते हो और जिनकी बात में लोगों को भरोसा होता हो। संजय सिंह ऐसे नेता है जिनकी बात में लोगों को भरोसा होता है, पत्रकार रहे हैं और बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, बहुत मुखर वक्ता है। तो इस सब मामले में वो बीजेपी के निशाने पे पहले से ही थे। बीजेपी जो कहती है, बीजेपी के नेता जो कहते हैं कि अगर आप भ्रष्ट हैं और बीजेपी में नहीं है तो आप सचमुच में भ्रष्ट हैं, लेकिन अगर आप भ्रष्ट हैं और बीजेपी में आ जाते हैं तो फिर इस वॉशिंग मशीन में सब धुले हैं, दूध के धुले हैं। अब चाहे हिमंता बिस्व शर्मा हो या अजित पवार, जिन पर प्रधानमंत्री तक गंभीर आरोप लगाते थे, वो कहते हैं कि ठीक है। अब वो भूल गए कि अजित पवार के बारे में और उनके सहयोगियों के बारे में उन्होंने क्या बयान दिए थे। निशाने पर संजय सिंह के होने का यही कारण है। और जिस तरीके से न्यूज क्लिक पर छापे पड़े, पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई, पत्रकारों को डराया जा रहा है, उससे एक ही बात तय है कि बीजेपी के निशाने पर वे लोग हैं जो उसकी सत्ता प्राप्ति की राह में बाधा है, जो बीजेपी को एक्सपोज करते हैं, चाहे वे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे और कोई भी व्यक्ति हो, सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट आदमी हो, उन्हें वो व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है जो खुल के बोलता है और बीजेपी को उससे नुकसान हो सकता है। तो बीजेपी को लगता है कि देखिए, हम तो बिल्कुल दूध के धुले हैं, और अगर आप हम देखिए पूरे पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, जहां जहां पे विपक्षी दलों की सरकार है, विपक्ष की सरकार है, वहां ईडी और सीबीआई की सक्रियता बहुत ज्यादा है। यानी वे राज्य अभी भारत की मुख्य धारा में नहीं मिले हैं। और जो जो नेता जिस तरीके से जितने मामले जांच के आते हैं, उनमें सब में नेताओं को दबाने की कोशिश होती है। शिवसेना की तरह संजय राउत को देखिए, संजय राउत को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था, और एक पुराने मामले में, गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें सशर्त जमानत मिल गई। तो उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार न गिराने पर जांच एजेंसियों ने उन्हें परेशान किया। यानी सरकार गिराइए, हमारे साथ आइए। जब महाराष्ट्र में सरकार गिर गई तो बीजेपी को चैन आया और कहा कि ठीक है,
ये बीजेपी की सरकार चिदम्बरम जैसे वरिष्ठ आदमी को, जो 80 साल से अधिक की उम्र के हैं, जो इस देश के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भिजवाने में पीछे नहीं हटी। जेल में उन्हें यातनाएं परेशान करने में जो सरकार पीछे नहीं रही, उस सरकार से अपेक्षा क्या करें। हिमंत विश्व शर्मा और उनके साथ कितने सारे लोग थे जो शारदा चिट फंड घोटाले में थे, सीबीआई ने छापे मारे थे, लेकिन चुनाव हो गए, उन्होंने दल बदल लिया तो बहुत अच्छे हुए। नीतीश कुमार की सरकार का जब फ्लोर टेस्ट था, तब उनके खिलाफ छापेमारी शुरू हुई। लालू यादव के करीबी माने जाने वाले सुनील सिंह, अशफाक करीम, सुबोध राय, फैयाज अहमद, सब सीबीआई और ईडी के निशाने पर है। यानी जो विपक्ष में है वो हमारे निशाने पर है। हेमंत सोरेन ईडी के निशाने पे, क्योंकि वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह से भी उनकी नहीं फलती। कांग्रेस के नेता जो छत्तीसगढ़ में, उन पर भी लगातार ईडी के छापे पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने वाला, तो वहां भी छापे डालने जरूरी है। तो वहां भी शराब घोटाले की बात करके कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। यहां तक कि कांग्रेस का जब अधिवेशन होने वाला था, उसके ठीक पहले इस तरह के छापे मारे गए। तो छापेमारी, ईडी, जेल, ये हमेशा से सरकारों के निशान, सरकारों के हथियार रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया एक्टिव है, लोग जानते हैं, खबरों की असलियत जानते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि 2024 में यह दांव नरेंद्र मोदी की सरकार को महंगा पड़ेगा और इसका उल्टा असर होगा, ये बूमरैंग होगा। मयूर जी। जी प्रकाश जी, ये सब बातें हो रही है आपका। मुझे एक जी मयूर भाई। आपसे मुझे एक चीज ये भी समझनी है, आप सब जानते होंगे, आपने यहाँ गुजरात में तो शुरू हो गया है। अब एक तरफ तो हम संजय सिंह की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ जो ऐसे बहुत सारे मुद्दे जिस पर भी जोड़कर बात करनी चाहिए, ये एक तरफ रेड हो रही है, विपक्ष के लोग जो है वो या तो डाले जा रहे हैं जेल में या तो जेल में भेजने की तैयारियां हो रही है। इसके साथ साथ अगर मैं गुजरात की बात करूं तो यहाँ शौर्य यात्राएं निकल रही है, शुरू हो गई है शौर्य यात्रा, जो किसी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर नहीं निकल रही है, ना भारत चीन की बॉर्डर पर निकल रही है, लेकिन निकल रही है हमारे गांव में, अलग अलग गांव में। और वो निकल रही है मुसलमानों के मोहल्लों से, मस्जिद से बिल्कुल निकलते हुए, और फिर हाथ में कुछ हथियार, कुछ डंडे, कुछ गाली गलौज, ये सब हो रहा है। ये शौर्य यात्रा, इसका क्या मतलब निकलेगा? मतलब किस तरह का शौर्य है और कौन दिखाना चाहता है, किसे दिखाना चाहता है? एक शौर्य दिखा रहे हैं, सबको पकड़ रहे हैं, जेल में डाल रहे हैं, ठीक है, और ये एक और शौर्य यात्रा निकल रही है। इस शौर्य यात्रा का मतलब यह है कि हम हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। सारे हिंदू एक जैसे हैं, उनका मानना है, और वो बलिदानी हैं, शूरवीर हैं, और उनके शौर्य की गाथा को याद करना बीजेपी की आदत में शुमार है। बीजेपी उन लोगों के शौर्य को याद कर रही है, बताने के लिए कि तुम बहुत शौर्य वाले लोग हो, महाराणा प्रताप के वंशज हो, रानी दुर्गावती के वंशज हो, तुम्हें अपनी बहादुरी पर फख्र करना चाहिए, नाज करना चाहिए। और ये जो आतताई रहे हैं, भले ही विपक्ष में हो, जो उनको कोई पूछता ना हो, उपेक्षित हो, पिछड़े वर्ग के हो, उनके बारे में लोगों के मन में ये भावना हो कि ये लोग हमारे विकास के विरोधी हैं। और यही बातें शौर्य यात्रा, धार्मिक यात्रा और जिस तरह के जुलूस निकल रहे हैं लगातार, भी उनके नाम अलग अलग हो सकते हैं। विकास यात्रा कहीं नाम है, कहीं तो उपलब्धियों के नाम पर कोई नाम रख दिया है। तो पूरे देश में इस तरह बीजेपी यात्राएं निकालती रहती है, और उद्देश्य एक ही है कि जो लोग बीजेपी को नहीं मानते, उन्हें आतंकित करना, या ये बताना कि हम बहुत शक्तिशाली लोग हैं, हम सत्ता के साथ हैं। यह उनका एकमात्र लक्ष्य रहता होगा। इसके अलावा तो कोई और शौर्य उनमें देखा नहीं हमने। आजादी की लड़ाई में कितना शौर्य था, ये सब लोग जानते ही, इतिहास में वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। आपातकाल में जो शौर्य देखा लोगों ने, ये देख लिया कि आपातकाल में ये लोग जब जेल गए थे तो इन्होंने कितना शौर्य दिखाया था। और वे सारे लोग अब स्वतंत्रता सेनानी की तरह सेनानी कहे जा रहे हैं। लोकतंत्र सेनानी इन्हें नाम दिया गया। और ये मध्य प्रदेश में लोकतंत्र सेनानी 50,000 रुपये महीना पेंशन पा रहे हैं। तो बिना कुछ, अगर वो एक दिन के लिए भी गए हैं जेल इमरजेंसी में, तो 50,000 रुपये महीना आजीवन उनको मिल रहा है। तो ये शौर्य की कीमत वसूलना जानते हैं, और ये शौर्य इसलिए है कि हम सब मिल जाएं
और अपना शोरी करे, इसके अलावा मुझे कोई और बात लगती नहीं। एक बात और मुझे लगती है, जो आपने विपक्षी नेता जेल में होंगे वाली बात कही कि 2024 के पहले विपक्षी नेता जेल में होंगे। विपक्षी नेता तो जेल में ही होंगे, वे नेता भी जो बीजेपी में हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाते, उनके ऊपर भी कम तलवारें नहीं लटक रही हैं। अगर आप देखेंगे तो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग, नितिन गडकरी जैसे लोग, उन्हें प्रकारांतर में तरह तरह से परेशान प्रताड़ित तो किया ही जा रहा है। और वे लोग कई बार, जैसे नितिन गडकरी कई बार ये राय व्यक्त कर चुके हैं कि मैं राजनीति से कब हट जाऊं, मेरा भरोसा नहीं। तो इस तरह की बातें करना इनका उद्देश्य है, लेकिन ये अपनी ही पार्टी के विरोधी नेताओं को जेल में डालने की पहली शुरुआत है, उन्हें डराना, उन्हें धमकाना। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और खूबी कि वे अपनी पार्टी के किसी भी नेता को कभी श्रेय नहीं देते। कभी मध्य प्रदेश में पिछले 11 दिन में 3 बार आए हैं और वे शिवराज सिंह चौहान की किसी योजना को क्रेडिट नहीं देते। वे नितिन गडकरी की किसी योजना की तारीफ नहीं करेंगे कि नितिन गडकरी ने काम अच्छा किया या अच्छा नहीं किया। और उनके हर ट्वीट को सभी केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को, उनके लिए अनिवार्य कि वो रीट्वीट करें। और मोदी जी के अगर 10 ट्वीट है तो 10 ट्वीट हर एक नेता के लिए वो रीट्वीट होना जरूरी है। तो इस तरह की कोशिश उनकी है कि हमारे खिलाफ जो भी होगा, वो चाहे बीजेपी में हो या बीजेपी के बाहर हो, हम उसे सहन नहीं करेंगे। और यही यही तरीका है जो लोकतंत्र के लिए बहुत घातक हो सकता है आगे जाकर। मयूर जी।